मेरी तरफ से मैम को और यहाँ प्रेजेंट सारी विमेंस को हैप्पी विमेंस डे। हैप्पी वुमेन्स डे टू हैप्पी ऑल। विमेंस डे। हैप्पी वुमेन्स डे मैम। तो आज बहुत सारे ओकेजन्स हैं टू सेलिब्रेट फॉर। फर्स्ट थिंग इज इट्स विमेंस डे। सेकेंड इज कि एंटर्स की आज 2 सेल्स हुई हैं। वी हैव स्टार्टेड सेल्स इन एंटर्स प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। और थर्ड सबसे बड़ा जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं कि मैम की वेबसाइट लॉन्च हुई है, डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा। एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर ज्योति। I would like to introduce Dr. Jyoti. She is an Ayurvedic practitioner और मैम बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं in the field of infertility specially। और आज हम बात करेंगे on uterus, happy uterus पे कि uterus को happy कैसे रखें starting from child birth, a girl child birth till menopause। तो यूट्रस को हैप्पी क्यों रखना है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज फेस कर रही हैं। बचपन जब बच्ची का होता है तो खुजली, पैंटीज वो नहीं पहनना चाहती। जब वो थोड़ा बड़ी होती हैं तो पीरियड्स पेन एंड डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज एंड और भी सारे इश्यूज होते हैं। थर्ड एबनॉर्मल पीरियड्स। थर्ड जब वो माँ बनती हैं या माँ बनने का टाइम आता है आफ्टर गेटिंग मैरिड, उस टाइम पे इनफर्टिलिटी सबसे बड़ा इशू है। पीसीओएस, पीसीओडी बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। एंड काफ़ी सारे ट्यूबल ब्लॉकेज एंड मेनी अदर इश्यूज दे फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और आफ्टर प्रेगनेंसी मिसकैरेजेस हो जाते हैं या फिर प्रॉपरली कंसीव वो नहीं कर पा रही हैं। उसके बाद कुछ उम्र होती है 36 to 40 की एज में। एक और इश्यू जो आता है वो है कि यूट्रस में गांठ हो जाना या फिर एडिनोमाइसिस हो जाना, एंडोमेट्रियोसिस हो जाना, जिसके कारण बहुत सारा पीरियड्स होता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है या फिर पेन बना रहता है, जो कि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो बोलेंगे यूट्रस रिमूव कर दो। उसके लिए बोलना बहुत आसान है कि यूट्रस रिमूव कर दो, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। जब तक हो सके यूट्रस को रखना चाहिए। एंड लास्ट जो फोर्थ स्टेज होता है 45 to 50 की एज में, जब मेनोपॉज होता है, जब लेडीज का पीरियड्स टूटता है। इन सारे ही स्टेजेस में हमारे यूट्रस की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और कैसे हम उसको बनाए रखें सिंस चाइल्डहुड टिल ओल्ड एज, वो मैडम आज बताएंगे। बिल्कुल, आज आपने जो टॉपिक लिया है वो बहुत अच्छा टॉपिक है। एक गर्ल जब जन्म लेती है ना, तब से लेके पीरियड्स जो है वो 12 to 13 एज में आते हैं, लेकिन जो उसकी ओवरीज है वो पहले से मदर के वूम में ही रेडी हो जाती है। तो तब से हमें कैसे, आप सारी यंग गर्ल्स हो तो बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो आप आगे फेस करोगे उनको बचा सकते हैं हम अभी से, और जो फेस कर रहे हैं उनको भी हमें सही ट्रैक पे लाना है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब गर्ल्स से हम जब स्टार्ट करते हैं, जब मेनार्के स्टार्ट होता है, तो आजकल सबसे ज्यादा देखने में आ रहा है कि अर्ली मेनार्के मतलब जब फर्स्ट पीरियड हमारा आता है तो बहुत कम एज की लड़कियां 10 ईयर्स 9 ईयर्स अभी उनको इतनी अर्ली मेंसेस आ रहे हैं, तो वो बहुत रॉन्ग हो रहा है। दूसरा क्या है कि जो बच्चियां हैं वो उनमें पित्त प्रधानता बहुत है। आयुर्वेद के हिसाब से जब हमारी बॉडी में, आप लोगों की जनरल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो एक्सेसिव हीट वाला जो पार्ट है वो गर्ल्स में बहुत देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से ही उनको अर्ली मेनार्के हो रहा है, पीरियड्स बहुत अर्ली आ रहे हैं। मतलब 8 ईयर की गर्ल भी मेरे क्लिनिक्स में आती है जिनको पीरियड्स आ रहे हैं। तो इतने उनके लिए कितना ट्रिबल सम है और उनके हार्मोनल इम्बैलेंस कितनी अर्ली एज में होने वाले हैं। वो रेट उन्हें पता ही नहीं पीरियड्स क्या है, दे आर फेसिंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो उसके लिए हमें एक तो वो दिक्कत बहुत आ रही है, दूसरा गर्ल्स में अभी ओबेसिटी बहुत देखने को मिल रही है। ओबेसिटी यंग गर्ल्स में, बच्चों में बहुत ज्यादा दिखने को मिल रही है, तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो पहले हम मेनार्के की बात करें तो हमें हमारी मदर्स को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। तो इन सारी चीजों की जो वजह है, जो आयुर्वेद आज से नहीं लॉन्ग ईयर बैक बोल रहा है कि उसकी वजह है हमारी अनियमित दिनचर्या। हम कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं,
हम आजकल जो हमारी डाइट है वो बहुत ज़्यादा फ्रोजन हो गई है, पास्ता पिज्ज़ा बर्गर, तो ये सारी चीज़ें क्या पित्त को बढ़ा रही हैं। और उसके बाद जो बच्चे लेट नाइट्स टीवी देख रहे हैं, ये सब एक एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। आजकल के बच्चे हमारे घी नहीं खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, चीज खा रहे हैं। तो हमें बैक टू अपने नॉर्मल चीजों पे पहुंचना है। वही हमारा देसी घी, वही हमारा घर का निकला हुआ मक्खन, वही हमारी दाल चावल रोटी सब्जी, उस पे कुछ नहीं करना है। जो हमारी दादी लोग करते थे ना, हमें वही करना है। और आयुर्वेद स्टार्ट भी वहीं से हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम लोग, उसके बाद क्या होता है कि मेनार्की तो पहले हो गया, फिर हम बीइंग अ फीमेल, जब तक मैं आयुर्वेद में गई थी मुझे भी ऐसा लगता था कि जब पीरियड्स होते हैं तो फिर क्यों हमें किचन से दूर कर दिया जाता है और हमें बाहर रख दिया जाता है। लेकिन उसमें भी हमारा ही फायदा है। हमारी जो संस्कृति वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऑर्थोडॉक्स थी इसलिए फीमेल्स को। आयुर्वेद में क्या बताया है, जब हम रजस्वला मतलब जब हमारे मेंसेस चल रहे होते हैं तो उनकी एक पूरी रजस्वला परिचर्या बताई गई है। मतलब उनका एक रेजिमेंट बताया गया है कि उस ड्यूरेशन में हमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। उस ड्यूरेशन में हमें बहुत ऑयली स्पाइसी इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है जितना, क्योंकि वो एक क्लींजिंग प्रोसेस है ना। हमारे शरीर से रोज वो 3-4 दिन ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो हमारी बॉडी को नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। और उसमें हम उल्टा सीधा खाते रहेंगे, बहुत ज्यादा वर्कआउट। हम लोग क्या सोचते हैं कि फीमेल्स को बिठाने के लिए दूर कर, ऐसा नहीं है। तो उसमें हमारा ही फायदा है कि अगर ये किचन से दूर रहेंगी तो ये रेस्ट करेंगी, अगर ये किचन में रहेंगी तो रेस्ट कहाँ से करेंगी। तो वो एक बहुत अच्छा लॉजिक है। तो रजस्वला परिचर्या जो ड्यूरिंग फ्लो वाले चीजें हैं, उसमें हमें बहुत विग्रेस एक्सरसाइज कुछ नहीं करना चाहिए। उसमें हमें ल्यूकवार्म वाटर लेना चाहिए ताकि हमारे क्लीनिंग प्रोसेस अच्छे से रहे। जितना लाइट फूड हो सके हमें वो लेना चाहिए। और उसके बाद हमारी स्लीप अच्छी होनी चाहिए ताकि पित्त हमारे शरीर में बढ़े ना। क्योंकि जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स है ना, वो यहीं से स्टार्ट होती है। जैसे पीसीओडी, इरेगुलर साइकिल है, कुछ लोगों को इतना ब्लड फ्लो होता है कि रुकता ही नहीं है, कुछ लोगों को पीरियड्स ही नहीं आता है। तो ये सब बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस है। उसकी कॉज क्या है, जो हम अननोइंगली कर रहे हैं। तो वहां पे हमें नहीं करना। जब हमारी यहाँ रजस्वला परिचर्या हम अच्छी फॉलो करेंगे तो उसके बाद हमारे आगे आने वाली फर्टाइल पीरियड हमारा अच्छा रहेगा। और उसके बाद जब हम पित्त कंट्रोल करके रखेंगे, कि किससे कंट्रोल करेंगे, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ सारी दवाइयां ही लेनी। दवाइयां तो तब के लिए बनी जब आप चीजें ठीक नहीं कर पाए, वो बिगड़ गई। तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करना है। योग आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो सारी वुमेन्स को मेरा एक ही कहना है कि जब सनराइज होता है उससे पहले हमें बेड छोड़ना चाहिए। मतलब सनराइज 6:30 है तो एटलीस्ट हमें 6:15 तो उठना ही चाहिए। कितने लोग यहाँ करते हैं? 6:45 है मेरा 7 हाँ, तो थोड़ी थोड़ी अपनी चीजों को थोड़ा सा ना, आप जितना प्रकृति के जैसे रहोगे ना, आप उतने अच्छे रहने वाले। विदाउट एनी ड्रग, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं। कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? कितने लोग रात तक जगते हैं आफ्टर 12? रात को तो देखो क्या है, दिन तो आपका 24 आवर्स का ही होने वाला है ना। वो 48 आवर्स तो होने देंगे। रात को अगर हम 3 बजे तक भी चलेंगे तो भी 24 घंटे हमारे पास। तो बनती कोशिश आप ये करो कि जो आपके काम है वो आप सुबह करो। जैसे आप टिल 9 सो रहे हो तो उससे पहले कि आप उधर जल्दी सो जाओ, उधर जल्दी उठ कर अपने काम करेंगे। जब हम ये छोटे छोटे एडॉप्टेशन है, बहुत छोटे हैं, है ना, जिनका आपको लग रहा है कि अरे मैम ये तो हमें सब पता है, लेकिन हमें पता है हम फॉलो नहीं करते। तो हेल्दी, मैम ने जो बोला ना, हेल्दी यूट्रस एक हेल्दी ब्रेन और हेल्दी बॉडी में रिसाइड करता है ना। यूट्रस सिर्फ हेल्दी रहे उसके लिए एक बॉडी भी तो हेल्दी होनी चाहिए। तो उसको ये छोटी छोटी चीजें जब आप करोगे, रजस्वला परिचर्या फॉलो करोगे, आपकी डाइट अच्छी रखोगे। और जो आजकल की गर्ल्स है उनको क्या लगता है कि मैं भी थी कॉलेज में मैं जैसे लीनियन थी कभी नहीं थी, और मैं बहुत फंसी ईटर नहीं हूँ, मुझे जो अच्छा है वो खाऊंगी मैं। तो आजकल की गर्ल्स मैंने देखा है कि घी बिल्कुल नहीं खाती, है ना। उनको क्या लगता है, पराठे में तलने वाला नहीं, ऊपर से डालना। आप लोगों को क्या लगता है कि घी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। मैं मतलब 1-1 केजी घी खिला देती हूँ तो भी लोगों का कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मोटे नहीं होते। ये एविडेंस बेस्ड बात है। तो आप लोग आपकी डाइट में घी को शामिल करो, आप उसमें गाय का घी डालो। आप 2 चम्मच 3 चम्मच गाय का घी रोज खाओ, और मैं इस चीज की गारंटी ले रही हूँ कि आपका वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो कैसा होना चाहिए,
टॉप होना चाहिए रोटी पे, दाल चावल ये सब। तो घी को हमें नहीं हटाना है अपनी डाइट से। जो अपनी डाइट में आप लोग थोड़े मखाने खाना चालू करो, इस तरह से थोड़ी थोड़ी पित्त सामक चीजें आप लेते रहोगे ना, तो आप उससे हेल्दी रहोगे। और हेल्दी यूट्रस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पित्त को कंट्रोल करना। जो मैंने आपको मूल मंत्र बताया है वो आप रखोगे ना, तो आपकी सारी चीजें डेफिनेटली वन बाय वन हेल्दी होती जाएगी। पित्त इन सिंपल टर्म्स इज एसिड। एसिडिक, जो एसिडिक बॉडी रहती है ना, फीमेल की बॉडी भी वैसे बेसिकली एसिडिक है, लेकिन हम उसको और ज्यादा एसिडिक करते रहते हैं। जो हमारे मेंसेस भी आ रहे हैं वो उसका ही एक पार्ट है। तो हमें साइकिल हमारी रेगुलर होनी चाहिए, हमारा फ्लो कंट्रोल्ड होना, एक्सेसिव फ्लो इज नॉट गुड। और डेली हमें मोशन होना चाहिए, वो भी हमारा डेफिकेशन जो है वो भी हमारे डिटॉक्सिफिकेशन का पार्ट है। और एक हेल्दी फीमेल जब रहेगी ना, तो उसको ये सारी इंपॉर्टेंस पता रहेंगी। आप सब अभी बहुत छोटे हो ना, मैरिज नहीं हुई है तो पता नहीं है। तो हेल्दी जब फीमेल होती है तो वो अपने बच्चों में भी हेल्दी हैबिट्स कल्टीवेट करती है, और एक फैमिली को भी हम अच्छी हेल्दी हैबिट्स दे सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि बस हमें एक अच्छी, जो हमारा भारतीय कल्चर था हमें वही अपनाना है, और वो एक आयुर्वेद ही है, दूसरा कुछ नहीं है उसमें। मैम इतना सब, जैसे मेरी लाइफ रही है, मैं जैन थी पर फिर भी 6:30 बजे खाना खा के और 10 बजे हमेशा ही सोई हूँ, क्योंकि मुझे रात में जगना पसंद नहीं था। स्टिल जब बच्चे होते हैं या मिस कैरेज या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसके कारण बिगड़ जाता है, यूट्रस की हेल्थ टोटली बिगड़ जाती है, बॉडी की हेल्थ बिगड़ जाती है, या कोई और आपको प्रॉब्लम आ गई, जैसे मुझे अस्थमा था और बोर्ड स्ट्राइक किया व्हेन आई वाज 25, तो हेल्थ बिगड़ना ही चालू हो गई, मिस कैरेजेस हो गए, आई डोंट नो व्हाई, मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद आयुर्वेदा कैसे हेल्प, क्योंकि यूजुअली आप डॉक्टर के पास, जनरल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हार्मोनल दवाइयों के अलावा कुछ भी नहीं देते, लिटरली दे डोंट हैव any other pills or any other medication to give, सिर्फ वो हार्मोनल पिल्स देता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो बॉडी को या तो मोटा करेंगे या एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करेंगे बॉडी में। तो आयुर्वेदा लेडीज को अर्ली स्टेज में क्यों अपनाना चाहिए और कैसे ये हेल्प करेगा आपको रूट से सारी चीजें ठीक करने? देखिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है कि आयुर्वेदा, जैसे एक सपोज करिए मैं पीसीओडी का एग्जांपल लेती हूँ, एक गर्ल है जिसको इरेगुलर साइकिल ऑफ पीसीओडी हो गया, जब आप दूसरी पैथेज में जाएंगे, मॉडर्न पैथेज में जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, आपको जब हमारी साइकिल आती है वो प्रोजेस्टेरोन बेस्ड रहती है, तो वो प्रोजेस्टेरोन की आपको पिल्स दे देते हैं बाहर से। इन अदर में वो क्या हो रहा है कि वो आपकी ओवरीज को पैसिव करते जा रहे हैं, क्योंकि उसको बना बनाया फूड बाहर से प्रोजेस्टेरोन मिल गया, साइकिल आ जाएगी। लेकिन आयुर्वेदा क्या करता है, आयुर्वेदा आपकी ओवरीज को, आपके यूट्रस को स्टिमुलेट करेगा टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन एंड अदर हार्मोन्स। तो जब मेरा ये कहना है कि जरूर आपको कोई भी गायनेक प्रॉब्लम है और किसी भी एज में हो रही है, तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को फर्स्ट कंसल्ट करो। जबकि अभी क्या हो रहा है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को लास्ट में कंसल्ट करते हैं जब सारी चीजें बिगड़ चुकी होती हैं। तो आयुर्वेदा आपको वहां पे रूट कॉज पे करेगा। आयुर्वेदा डिटॉक्सिफिकेशन, पंचकर्म बहुत फास्ट रिजल्ट देने वाली प्रोसेसेस हैं, तो उनमें आप आयुर्वेदा बहुत हेल्प करेगा। और आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो नेचुरल वे में आपकी ओवरीज से काम लेंगी, आपकी ओवरीज है, पिट्यूटरी है, उनको स्टिमुलेट करेंगे। तो आप फर्स्ट अप्रोच आपके आयुर्वेदा होना चाहिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, क्योंकि मल्टीपल चीजों में सर्जिकल भी बहुत सारे इंटरवेंशन होते हैं, तो उससे आप बच सकते हो। जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि लोगों को आयुर्वेदा पे फेथ नहीं है, और 3 मिथ हैं जो बहुत ही कॉमन है, हर जगह सब बोलते हैं, मुझे भी लोग अजीब से देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा करवाती है तो मैं आज बस करना चाहती हूँ। सबसे पहला मिथ है कि आयुर्वेदा देर से ट्रीटमेंट ठीक करेगा आपको, और बहुत ही अजीब बीमारी है जिसका एलोपैथी में इलाज नहीं है, उसके लिए आयुर्वेदा में जाएं या सबसे लास्ट में आयुर्वेदा में जाएं। ये मिथ बस करने की ज़रूरत है। दूसरा है कि आयुर्वेदा बहुत महंगा है, और तीसरा मिथ ये है कि आयुर्वेदा से, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है अरे वो मेटल्स देते हैं तो आपकी किडनी में इफेक्ट करेगा या कहीं जाके आपको स्टोर होएगा। तो ये 3 मिथ्स आज बर्स्ट करने की ज़रूरत है। देखिए आयुर्वेदा स्लो है, ये तो जब आप आयुर्वेदिक, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कल का ही एक केस है, मेरे पास एक फीमेल आई थी जिनकी ट्यूब्स के लिए उन्होंने सर्जरी कराई थी, है ना, उन्हें बोला गया कि आप 6 मंथ में आप कंसीव कर लो,
और ये 2019 की बात है। आपको कंसीव हो जाएगा। अब वो मेरे पास कल आई थी 22 में, स्टिल उसकी ट्यूब्स बंद थी और उसको कोई भी चाइल्ड नहीं था। और आयुर्वेदा विदाउट एनी इंटरवेंशन, विदाउट एनी सर्जरी 3 महीने में आपको ट्यूब्स ओपन करके दे रहा है। 9 मंथ में आपको कंसीव करा के दे रहा है। तो स्लो आयुर्वेदा है कि दूसरी पैथी है, वो आप लोगों को सिर्फ देखना है। आयुर्वेदा सिंगल डोज से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो आयुर्वेदा स्लो नहीं है। आपको जरूरत क्या है, एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास पहुंचने की। आयुर्वेदा लोग कैसे ले रहे हैं, ओवर द काउंटर ले रहे हैं। अरे भैया ये हो गया तो काम मेडिकल स्टोर वाले ने दे दी। आपने आपकी कोई प्रकृति जजमेंट नहीं कराया, ना नाड़ी दिखाई, ना कुछ चेक कराया, किसी ने भी बोल दिया एक बीमारी के लिए दवाई, वो आयुर्वेदा नहीं है। आयुर्वेदा आपको प्रॉपर डायग्नोसिस आपकी प्रकृति के हिसाब से जाना पड़ेगा, तब आयुर्वेदा आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। तो आयुर्वेदा बिल्कुल स्लो नहीं है। अगर आपके किसी के मन में भी ये बात है तो ये आप अपने मन से निकाल दे, आयुर्वेदा बहुत फास्ट है। कोविड में 80% जिनके चेस्ट इन्फिल्ट्रेशन हुए थे वो पेशेंट विदाउट हॉस्पिटल गए ठीक हुए हैं विद इन 7 डेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकेशन। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेदा से फास्ट तो कुछ है नहीं। ये सबसे बड़ी बात। दूसरा रहा कि आयुर्वेदा महंगा है, ऐसा भी नहीं है। देखिए कोई भी अच्छी चीज जब आप मिलेगी आपको तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। हर्ब्स आप ले कहाँ से रहे, जेनरिक में वही दवाई जब 2 रुपए की है, तो जब हम अच्छी कंपनी का वही एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो 17 रुपए का है ना। तो ये फर्क होता है कि आपको हर्ब्स कहाँ से, ड्रग कहाँ से ली जा रही है। और अगर हम दोनों चीजों का वो हिसाब बना के रखें तो आयुर्वेदा मुझे लगता है कि सस्ता ही है, क्योंकि वो आपके एडवर्स इफेक्ट जो फर्दर आने वाले हैं आपकी चीजों पे वो नहीं आने दे रहा है, तो वहां पे आपके एक्सपेंसेस बचा रहा है। आपकी जो दूसरी बीमारियां उनको नहीं आने दे रहा, तो उनके एक्सपेंसेस बचा रहा है। और गोल्ड भी तो महंगा है ना, लेकिन सभी पहनते हैं। तो आयुर्वेदा महंगा नहीं है, वो गोल्ड है। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि वो मिथ नहीं है। और रही बात जो थर्ड है कि वो हैवी मेटल्स दी जाती है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में मेटल्स की वाइल्ड रेंज यूज होती है, लेकिन वो कैसे होती है, आफ्टर प्यूरिफिकेशन होती है। तो उनके पूरे जो भी भस्म आपको दी जाती है वो किस कंपनी की, उसमें कितने नैनोग्राम्स, नैनो पार्टिकल्स होते हैं। तो मतलब वो आपको इन एनी फॉर्म हार्म नहीं कर सकती, लेकिन शर्त क्या है कि वो अच्छी क्वालिटी की अच्छी बनी हुई भस्म होनी चाहिए। जैसे कि अभी स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड कैसे एक लाइफ सेविंग ड्रग है। मतलब जब किसी पेशेंट का हार्ट रेट कम होता है तो उसको एड्रेनलिन और ये सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन उसका मिसयूज क्या कर रहा है। जब कोविड में उसका मिसयूज हुआ तो कितनी सारी लोगों को म्यूकोरमायोसिस हुआ, ब्लैक फंगल हुआ, किसी की आई साइट चली गई, किसी। तो वही जो लाइफ सेविंग ड्रग थी और उसका जब मिसयूज हुआ तो ये सारी चीजें कॉज करी, वही है। आयुर्वेदा सही से ऑथेंटिक जगह से लोगे तो वो कभी आपको हार्म नहीं करेगा, और हर पेशेंट की प्रकृति देख के उसको वो चीज दी जाती है। तो आयुर्वेदा के मिथ्स धीरे धीरे ब्रेक हो रहे हैं लोगों के। लेकिन हाँ, हम मुझे लगता है कि यंग जनरेशन ये जानेगी तो उससे एक फैमिली जो जुड़ेगी वो और अच्छे से आगे चीजें प्रमोट हो सकती है। मैम, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मैंने देखा है कि रेगुलर प्रैक्टिस होती है जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स करते हैं, विच आर जस्ट लिमिटेड टू पिल्स, कि पिल्स दे दी और उसी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बट आपकी प्रैक्टिस मुझे काफ़ी अलग लगी और बहुत ही रेयर लगी, विच इज़ टोटली डेडिकेटेड टू पंचकर्मा मोर, जिसमें उत्तर बस्ती और काफ़ी सारी बस्तीज और वमन विरेचन और बहुत सारी चीज़ें पंचकर्मा की आई, जिससे मैं भी अनभिज्ञ थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप बताएंगे कि इससे पंचकर्म करवाने से कैसे बॉडी में एक रिजुविनेट हो जाती है और क्यों इंसान को लेना चाहिए? मैम देखिए, आयुर्वेद में 2 तरह की चीजें बताई गई, एक तो शोधन थेरेपी जिसको डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्म करते हैं, और एक शमन थेरेपी मतलब जिनको सिर्फ मेडिसिन देनी है और उससे होना है। तो आयुर्वेद में क्या बताया, जब टॉक्सिस बहुत ज्यादा बढ़ गए, या मतलब वात पित्त का जब इम्बेलेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो आप मेडिसिन से कितने समय में उसको क्योर करोगे। और धीरे धीरे स्लोली स्लोली, एक गड्ढा है ना, उसमें बहुत सारी कीचड़ भरी हुई है। तो उसको हमें 3 वे से हम उसको निकाल सकते हैं। एक तो कि हम उसमें पंप लगाएं और निकाल दें, वन। दूसरा, हम उसमें मिट्टी ला ला के डालें, ठीक है।
और तीसरा हम वेट करें कि कब मई जून आएगा, सन की इंटेंसिटी बढ़ेगी और उसकी इंटेंसिटी से हीट से वो सूख जाए। तो सबसे फास्ट क्या है? पंप लगाया और निकाल लिया, गड्ढा खाली, है ना, कोई भी खाली। तो वही उस आयुर्वेदा भी इसी तरह से काम कर रहा है कि अगर आपको फास्ट करना है, जल्दी करना है, तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्म पे जाना है। अगर उसके लिए पेशेंट रेडी नहीं हो रहा है या पेशेंट की बॉडी भी रेडी नहीं है, तो फिर आपको मेडिसिन पे जाना है। और कुछ नहीं है तो फिर तो राम भरोसे, जब सन अच्छा होगा तब सूख जाएगा। इस तरह से। तो आज मैंने मैंने जो अभी तक देखा है कि जब पंचकर्म और मेडिसिन दोनों एक साथ होते हैं तो रिजल्ट फास्ट होते हैं और चीजें जो है वो रिटेन होती है। मैंने आज ही एक केस रिकॉर्ड करा है, 10 साल पहले एक पेशेंट का मैंने एक्जिमा का ट्रीटमेंट करा था 2012 में, और आज 10 साल के बाद भी नो रिओकरेंस। एक्जिमा एक स्किन डिजीज है जिसमें बहुत सारे टीचिंग होती है, स्केल्स निकलती हैं, डिस्चार्ज होता है, उसको एक्जिमा और सोरियासिस बोलते हैं। मतलब उसका उनको इतनी सारी तकलीफ हो गई थी कि उनको स्टेरॉइड खा के, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग थी, लेकिन इतनी खिलाई की डायबिटीज हो गई। और 10 साल के बाद आज ही रिकॉर्डिंग हुई है उसकी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं थी वो। तो आयुर्वेदा डीप है। तो वो कैसे होगा? पंचकर्म भी करने, दवाइयाँ भी लेनी, तब होगा। नहीं तो मैम उसका एक्जिमा बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक मैम, आज पिक्स भी दे दूंगी आपको, बिल्कुल ठीक। वो अंकल मतलब मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड ही है, तो उन्होंने मुझे पहले के भी पिक्स जो मेरे पास नहीं रहे 2012 में जो पिक्स थे वो भी, और आज के भी पिक्स मुझे भेजे। नहीं, मेरी सिस्टर है, वो तक इलाज करवाने उसको ठीक ही नहीं, वो पैर में है उसका। उनको भी पैर में था, आपके पास ही भेजो। बिल्कुल। इसलिए तो तो बिल्कुल मतलब रिओकरेंस ऑफ डिजीज है नहीं, लेकिन क्या है, ऑथेंटिसिटी पे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करते हैं। यू कैन आस्क एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम यू हैव, और मैम उसका सॉल्यूशन देने का बताएंगे कि आयुर्वेदा से कैसे वो ठीक हो सकता है। एनी प्रॉब्लम्स? राकेंद्र आर यू देयर? हाँ भाभी। जैसे अपन एज जो होती है जैसे 44 से 45 में गए, 46 में गए, जैसे अपने एज होती जाती है, तो वैसे ही जैसे पीरियड होने के बाद में, क्लियर होने के बाद में भी ब्रेस्ट में गिठान गिर जाती है और दर्द होता है जब होती है ना, तो उस समय क्या होता है, जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है ना, तो जब हम इसमें जाते तो हम कौन से मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉजल बोलते हैं इस स्टेज को, उस समय हम वहां पे जाते हैं। तो उस समय क्या है, आपकी जो शरीर में आपके वात भी बढ़ता है, हमें जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी वहां पे थोड़ी थोड़ी माइल्ड स्टार्ट हो जाती है, घुटने में दर्द होने चालू हो जाता है, हमारे हेयर्स ड्राई होने लगते हैं, हेयर फॉल बढ़ जाता है, ये सब होता है ना। तो उस समय आपको आपके वात को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो उस समय आप क्या करो कि आपकी सिंपल चीजें बता रही जो कि आपको पता है, आप रोज आपकी बॉडी मसाज करो एवरी डे। कुछ नहीं मिलाना, कोकोनट ऑयल है, तिल का तेल है, उससे करो आप। तो जब आप वो करोगे तो एक लॉजिकल उसका क्या, ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होगा उस पार्ट का, और उससे जो वात बढ़ रहा है वो कंट्रोल होगा, और उससे जो आगे चल के ब्रेस्ट टेंडरनेस बढ़ जाती है, और आपका इवन जिन लोगों को हैवी मेंसेस उसका फ्लो भी कंट्रोल होगा। वात इन सिंपल टर्म्स इज वायु, एयर। तो ये तीन एलिमेंट्स, कभी कभी वात किसी को बहुत ज़्यादा होती है और बॉडी में कहीं भी पेन है, इट इज़ ड्यू टू वात, मतलब वायु बढ़ गई है वहाँ पे, इसलिए पेन है। और ऑयल मसाज सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है उसमें। कुछ नहीं करना, सिंपल ऑयल भी आप लगाओ, ये तो पता है ना हमें, दर्द हुआ तो कुछ नहीं तो ऑयल लगा लो। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, और बाकी जब बढ़ जाती है फिर तो वात बढ़ गया तो फिर बस्ती करनी है। बहुत सारी चीजें। बस्ती इज बेसिकली बहुत इफेक्टिव चीज़ है। दो तीन चीज़ें मैं बताऊंगी। बस्ती बड़ी इफेक्टिव चीज़ है। इट्स बेसिकली पुटिंग मेडिकेटेड ऑयल इनटू इनसाइड योर बॉडी फ्रॉम योर ओपन पार्ट्स, वेदर इट इज नोज, it is your ears, it is your vagina, or back your anus. So वो बहुत इफेक्टिव है, इनफैक्ट काफ़ी इफेक्टिव है बस्ती। बट डॉक्टर से पूछ के फिर कराएं, आप जाके और डॉक्टर को मत बताएं मुझे बस्ती का था। वो बस्ती भी हर किसी के लिए अलग अलग है। तो आयुर्वेद का क्या है, देखिए आयुर्वेद में सिर्फ बीमार लोगों के, आयुर्वेद का सबसे पहला जो प्रयोजन मतलब एम रहता है ना किसी भी चीज का, हमारा मोटिव क्या है, तो वो आयुर्वेद का जो एम है वो है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण,
मतलब स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य का रक्षण करना ये पहला आयुर्वेद का काम है। और फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो आतुरस्य विकार प्रशमनम, अब बीमार पड़ ही गए हो आप लोग तब आपके रोगों को ठीक करेंगे। नहीं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हेल्दी लाइफ, सारी चीजें आके आप हेल्दी रहें। तो उसके लिए भी समय समय पे, किसी भी पैथी में ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी कैसे रहे, तो उसके लिए भी आयुर्वेद ने बताया कि आप वमन करो, डिटॉक्सिफिकेशन करो, विरेचन करो, बस्ती करो। ये 3 प्रोसेस अगर आप साल में एक बार करते हो तो ना आपको ब्लड प्रेशर होगा, ना शुगर होगी, ना कोई मेंसेस प्रॉब्लम होगी, नथिंग, कुछ नहीं होगा। तो इंसान को पंचकर्म आयुर्वेदा के हिसाब से बोला जाता है कि पंचकर्म साल में 3 बार या 4 बार ऋतु के हिसाब से कराना चाहिए, पर एक बार भी करा रहा है तो इट्स लाइक कार को फिर से आप पूरा सर्विसिंग करा रहे हो, ये कराना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस बहुत कम है, बीइंग एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हम इंडिया में ही हैं, फिर भी हमारे आयुर्वेदिक का ज्ञान बिल्कुल सीमित रह गया है कि त्रिफला ले लो, नीम का पानी ले लो, एलोवेरा जेल ले लो, और यही रह गया। आपको उसकी जरूरत है नहीं है ये इंसान समझ नहीं रहा, बस ऑन द काउंटर जाके और खरीद के और पी रहा है और ले रहा है और रेगुलर में ले रहा है। उसको जानना जरूरी है कि वात पित्त कफ के हिसाब से उसको वो चीज लेना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गो टू द डॉक्टर, आस्क फर्स्ट कि वो ले कि ना ले, और उसके बाद आप ले उसको रेगुलर में अगर कोई ले रहा तो। एनी क्वेश्चंस गर्ल्स? इतने सारे बैठे हो, कुछ तो पूछो। एनी क्वेश्चंस सुहाना? एनी इश्यूज? एक्चुअली मेरा जब पीरियड आने वाला रहता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, मतलब ऐसे नॉर्मली भी बहुत गर्मी लगती है और पेट एकदम जलन करने लगता है, तो ऐसा होता है। क्योंकि जब पीरियड्स आने वाला होता है तो हमारे शरीर में पित्त बढ़ता ही, नेचुरली भी जब बढ़ेगा तभी पीरियड्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो उस समय हमें क्या करना है, उस समय जैसे आपको अगर ज्यादा है तो आप एक कंसल्टेशन लो कि भाई इतना क्यों हो रहा है। अगर नहीं है तो आप उस समय क्या है कि आपकी डाइट को थोड़ा पित्त कंट्रोल वे में रखो, जैसे कि नारियल पानी लो, किशमिश खाओ, सौंफ का पानी पियो, इस तरह से ये छोटे छोटे। और आपको लग रहा है कि भाई इतने सिंपल रेजिमेंट से मेरा नहीं हो पा रहा है तो फिर आप उस समय जरूर डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि फिर उसके बाद अभी ग्रेजुअली ये पीरियड ऐसी रहेगी, फिर वो आपकी मेनोरेजिया में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब हैवी ब्लीड में कन्वर्ट हो जाएगी वो चीजें आगे चल के। मैम एक चीज और मैंने देखी है, गर्ल्स को अवेयरनेस नहीं होती है, वो समझ नहीं पाती है कि आखिर बॉडी में परेशानी क्या है। जैसे वाइट डिस्चार्ज में डिफरेंस नहीं समझ पाती। अगर फेशियल हेयर्स आ रहे हैं तो उसको वो बाहर से निकालने की कोशिश, नहीं कोई पार्लर लेजर लेजर सब करवाती हैं, कराती है वो गर्ल्स उसको अंदर से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हेयर फॉल होता है तो वो ये चेक नहीं करवाती हैं कि क्यों हो रहा है। एंड बहुत ज्यादा गर्ल्स को आजकल मुंह में जो छाले हो रहे हैं वो ये नहीं चेक करती। और सबसे बड़ा मिथ आजकल गर्ल्स में फैला हुआ है, मूड स्विंग्स होते हैं पीरियड्स में, तो हम कुछ भी खा सकते हैं, वी नीड टू हैव चॉकलेट्स, और चॉकलेट्स खाना चाहिए पीरियड्स में। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मिथ्स आर गेटिंग फॉलोड। वो ये नहीं सोच रही है कि बॉडी किसी किसी और काम में लगा है, उनको नहीं खाना है। मैम वो ज्यादा ज्यादा वही है ना कि जब मैंने कैसा बताया कि नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन है, नेचर की तरफ से हमारा डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है ना, तो उस समय जब जितना आप लाइट लोगे, जितना आप रिलैक्सिंग मोड में रहोगे, तो आप आपकी बॉडी को रिजुविनेट कर पाओगे, है ना। तो गर्ल्स को, मैम गर्ल्स की दिक्कत नहीं है मैम, ये दिक्कत हमारी है, मदर्स की, क्योंकि मदर्स ने उन्हें बताया नहीं ना कभी। मदर ने उन्हें बताया नहीं कि ये खाने से पित्त बढ़ने वाला है बेटा, तो ये आपको नहीं खाना है, ये एक्टिविटी अभी आपको नहीं करनी है। हमने क्या सोचा, नहीं हमारी बेटी भी बेटे की जैसी है, बेटी भी बेटे की जैसी, इसमें मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन फीमेल की बॉडी टोटली अलग है, वो बहुत डेलिकेट है, उनको बनाया इतना, वो इतने सॉफ्ट हार्टेड है, वैसे सॉफ्ट टिश्यू भी है उनके, तो उनको वो सारी चीजें फॉलो करना मदर को सिखानी चाहिए। जब मदर सिखाएं तभी तो मैं आप लोग होगे, क्योंकि आप भी आगे आके मदर बनोगे। जब आपको पता रहेगा कि ये सारी चीजें, तो आप डेफिनेटली आपके डॉटर को बताओगे ना, सिखाओगे। तो गलती गर्ल्स की नहीं है, मदर्स की है। तो अभी हम क्या, जो आगे आने वाली मदर्स है, जो न्यू मदर्स बनी है, उनको हमें ये सारी चीजें सिखानी है कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। मैम गायनेक्स इतने पढ़े लिखे होते हैं, बट स्टिल मैं बोलना चाहूँगी, आई फेस माई सेल्फ 3 to 4 गायनेक्स, नॉट इवन 1। आजकल गायनेक्स बहुत आसानी से बोल देते हैं, अच्छा आपको बच्चा नहीं चाहिए है, गलत टाइम पे आ गया है तो यू अबॉर्ट इट।
अबॉर्शन बहुत इजी साउंड करता है, बट शुड वी डू इट? बिल्कुल नहीं, अबॉर्शन आयुर्वेद में बताया ही नहीं है। और ये आयुर्वेद में क्या यार, आप खुद सोचो कि बार बार कोई भी कंटेंट है उसको आप बाहर निकल, इतने सारे बॉडी में चेंज जो, और आफ्टर अबॉर्शन जैसा कि देखने में आता है कि अगर जैसे आफ्टर अबॉर्शन एक भी रेजिमेंट फॉलो नहीं करती है फीमेल्स। उन्हें क्या लगता है कि मेंसेस नहीं आया था, चलो 15 दिन बाद आ गया, अगर कोई पिल्स ले ली या कुछ ले ली। लेकिन इतना स्ट्रिक्ट बताया गया है आयुर्वेद में कि अगर आपका 3rd मंथ का या 2nd मंथ का अबॉर्शन हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अभी तो हम इंटेंशनली कर रहे हैं, तो आपको जो पूरा सूतिका परिचर्या मतलब आफ्टर डिलीवरी जो 45-40 डेज का हमें रेजिमेंट फॉलो करना रहता है, वो आपको फॉलो करना है। लाइक आपको पूरे कपड़े ओढ़ मतलब के ये रहना सारा चाहिए। वात को हमें पूरा कंट्रोल करना चाहिए। मतलब ऐसे में आप लोग पूछ रहे, इसके सारे रनिंग पेशेंट है मेरे पास। अभी एक पेशेंट है जिनको गायनेक ने बोला डीएनसी करा लो। डीएनसी मतलब डायरेक्ट क्यूरेटेज कर दी, सफाई कर दी और क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग कर दी। ब्रशिंग। और जब से उसकी क्लीनिंग करी है, जब से उसको सीवियर बैक हाँ, मुझे भी था। सीवियर बैक एक है, और वो खुद 35-40 केजी की है। वो प्रतिमा जिसका प्रतिमा आपके साथ और दूसरे प्रतिमा, तो ये डीएनसी तो वही है, नो रेजिमेंट फॉलो, नथिंग, कुछ नहीं चलना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग अडॉप्ट करके हेल्दी रह सकते। तो जो मम्मी बोले उतना तो कर ही लो, फिर जो आस पड़ोस के बोले वो भी कर लो, फिर भी कुछ हो जाए तो फिर हाँ, नहीं नहीं, उसके लिए हमें मतलब मुझे लगता है कि आयुर्वेद एक सब्जेक्ट होना चाहिए गर्ल्स के लिए, तो क्योंकि वो बहुत सारी चीजें अपनी हेल्दी आजकल बहुत कॉमनली 2 पिल्स बहुत कॉमनली गर्ल्स के पास या किसी भी लेडी के पास मिलती है। पहली पिल है पेन रिलीफ पिल एंड ब्रूफेन, या फिर और दूसरी पिल है पीरियड्स को रोकने की पिल। क्या हम घूमने जा रहे हैं इसलिए, या फिर किसी मंदिर जा रहे हैं, या कोई साधु महाराज हमारे घर आ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने की पिल कि अभी पीरियड्स ना आ जाए, हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। So, ये 2 पिल्स बहुत ही कॉमन है। ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? मैम देखिए, कोई भी चीज रेगुलर चल रही है उसको जब आप डिस्टर्ब करोगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। ये जो पिल्स रहती है जो पीरियड्स को पोस्टपोन या प्रीपोन कर, वो क्या है, वो हार्मोन्स ही है ना, उसमें कुछ नहीं है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन ही रहता है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन ओवरी एक सिक्रीट कर रही है, आपने उसका काम उसे करने ही नहीं दिया, आपने उसे एक डोज बाहर से दे दी, तो वो नेक्स्ट साइकिल में वो जरूर डेफिसिट होगी उस चीज की, है ना। जब हमें एक्सेस कोई चीज मिल जाती है तो हम उसके लिए सर्च थोड़ी ना करते हैं, हमें क्या लगता है मिल जाएगी। तो वो एक उसको वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए गर्ल्स को। और हमारी संस्कृति में ऐसे थोड़ी ना होता है कि पीरियड्स नहीं आए तो आप कहीं नहीं जा सकते। वो इसलिए कि वात ना बढ़े, ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के प्लान करके लिखी गई हैं। तो उसलिए वो मुझे मतलब मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी गर्ल को इस तरह की पिल्स लेनी चाहिए। वो और रही दर्द की बात, दर्द तो देखिए है, उसके कॉज पे काम करो ना कि दर्द क्यों हो रहा है। भाई हर किसी को तो दर्द नहीं हो रहा है, सारे गर्ल्स को पीरियड्स हो, सभी तो पेन में नहीं है, फिर आप क्यों हो, तो आप उसकी पहुंचो वहां तक। अनबैलेंस डाइट से होता है। बहुत मल्टीपल फैक्टर्स, अनबैलेंस डाइट है, दिस नाइट आउट्स हैं, डे में सो रहे हैं, चिल्ड वाटर पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम, मतलब वो तो लिस्ट ऐसी जो खत्म नहीं होगी तो वो थोड़ी थोड़े ऐसा नहीं कि आपको लाइफ जीना छोड़ देना है, आप लाइफ जियो, अच्छे से जियो, बैलेंस वे में जियो। गर्ल्स आती है ना मेरे पास, बोलती मैडम अरे फिर क्या लाइफ ही जीना छोड़ दे तो मैं बोलती बिल्कुल मत छोड़ो, लेकिन अच्छे से करोगे तो आप इस तरह की प्रॉब्लम नहीं कर पाओ। और एक्चुअली मेजर ये होता है कि पीसीओडी पीसीओएस डिटेक्ट जब होता है तब आपकी शादी हो जाती है और बच्चे नहीं हो रहे होते। बच्चे नहीं हो रहे, नहीं अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे, अपने यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन एमपी के बाहर बहुत सारे स्टेट्स में अब अगर अरेंज मैरिज है तो वो पूरे हेल्थ चेकअप के बाद ही शादी कर रहे हैं। मेरे पास खुद ऐसी फाइल है कि मैम हमने लड़की देखी है, इसके सारे इन्वेस्टिगेशन ये है, ये देख लो, आप आगे प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली। It's a very common problem actually. Infertility is a very common problem. इनफर्टिलिटी 10 में से आप ऐसे मान के चलो 4 to 6 कपल इनफर्टिलिटी से परेशान है। मैम शादी देर से करना एक इसलिए कारण क्या? हाँ, ये भी मैं मेरा देखिए क्वेश्चन ये है क्या मैम। है कि शादी के लिए जो है हमारी एज, हमारा फर्टाइल पीरियड है ना, जो अभी जो गर्ल्स कैसे कहते हैं मैरिज ही लेट कर रही है, फिर उनको क्या लगता है कि भाई अभी तो हमने जिया नहीं है,
मैम अभी 3-4 साल तो जिए कम से कम तो फिर वो और लेट हो जाती है। तो अगर जैसे हम नॉर्मल एज में मैरिज करते हैं, फिर 3-4 साल एक दूसरे को समझ में लेते, तो हमें सही टाइम पे बेबी हो जाता है। तो बहुत लेट मैरिज इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कॉज है, सबसे बड़ा कॉज लेट मैरिज। मैम क्या सही एज है? एक गर्ल की शादी अच्छे से 26 तक हो जानी चाहिए। जिसके घर में लेटी शादी हो उसके पेरेंट्स को मेरे पास भेज देना मैम मैंने तो ये भी देखा है कि एक बच्चा होने के बाद फिर दूसरे बच्चे में भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, बच्चे सेकेंडरी नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम वेरी कॉमन। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो जाती है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में कॉजेज क्या है कि भाई मदर अपनी केयर ही नहीं कर पाई, उसको इन्फेक्शंस हो रहे हैं। आजकल ट्यूब्स ब्लॉक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ज्यादा हो रही है, और उसकी वजह सिर्फ प्योरली वेजाइनल पेल्विक इन्फेक्शन। ट्यूब्स ब्लॉक क्या होता है? जो हमारे ओवरीज रहती हैं उनसे अंडा निकलता है हर महीने, और जो पाइप होते हैं जिससे वो गर्भाशय में यूट्रस में आता है उसको ट्यूब्स बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स। तो जब वो पाथवे ही बंद हो जाएगा तो अंडा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का आज बहुत बड़ा कॉज है। तो ये छोटी छोटी चीज आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी लग रही होंगी, तो इन बड़े के चक्कर में नहीं पड़ना है अपने को। तो अच्छा अपने क्वेश्चन पूछो, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। हेल्दी चीजें अपनी फॉलो करते जाओ, अब कुछ भी अपनी चीजों को, सबसे बड़ी बात इग्नोर नहीं करना। यस, हम डोंट इग्नोर। सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, करना पड़ेगा तब होगा, वो हम बहुत करते हैं। मैम डाइजेशन कैसे सही रखा जाए? बार बार डाइजेशन खराब हो का जाए। सबसे पहला नियम है कि भूख लगने पर भूख। सबसे बड़ा है कि भूख लगे तो फूड लो, भूख नहीं लगे तो कुछ हल्का फुल्का कुछ भी ले लिया आप, है ना। भूख नहीं लगी और आप फिर देखिए जैसे कैसे रहता है कि एक डस्टबिन है ना, उसमें वो भरा हुआ है, वो खाली नहीं करा, फिर उसी में डाल दिया, फिर से उसी में डाल, तो वो क्या डिकम्पोज होने लगता है। खाली कैसे किया जाए? तो खाली ऐसे ही कि उसको पच जाने दो, उसको पच जाने दो खाने को, फिर दोबारा खाओ आप, ताकि वो बार बार उसी के ऊपर इकट्ठा ना हो चीज को। और अपनी जठराग्नि के हिसाब से खाओ। जैसे मैं हूँ, मेरी जठराग्नि, मेरी कमर की कुर्ती, मेरी जठराग्नि मंद है, मुझे बहुत तेज भूख कभी नहीं लगेगी, तो मैं उतना ही खाती हूँ जितनी मुझे भूख लगती है। जैसे सुबह अगर मैंने 2 रोटी खा ली, तो अब रात को 7-8 बजे ही मैं खाऊंगी, बीच में लगा तो थोड़ा बहुत कुछ लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी। तो हर किसी को अपना जजमेंट आना चाहिए कि मेरे लिए क्या ठीक है। सिर्फ ये जो डाइट प्लान है, इतने बजे इतना, इतने बजे इतना, ऐसे नहीं चलता है। मैम गर्ल्स एक्सरसाइज नहीं करती, मैंने देखा, लेडीज भी नहीं करती। आप देखो पार्ट्स तो इतने बने हैं पर दिखते नहीं है ज्यादा। बातें करते सब दिखेंगे पर एक्सरसाइज करते नहीं। मैम योग के प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जाए कि योग जरूरी है? मैम योग तो पार्ट का होना चाहिए, लाइफ का पार्ट बनाना योग को। जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हो ना, वैसे आपको कम से कम, ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 to 30 मिनट ही आप अपने सिर्फ आसन कर लोगे ना, तो आप पूरे दिन एक तो फुल एनर्जी से चार्ज रहोगे, फुल एनर्जी रहने वाली। और उसके बाद आपको अपने लिए कुछ करा है आपने सबसे ज्यादा। और योग फोकस, जैसे जिम में आप जा रहे हैं तो उसमें आप कार्डियो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो आपके ग्लैंड्स को, आपकी ओवरीज को, इन सबको स्टिमुलेट नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, कैलोरीज बर्न कर रहा है सिर्फ, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करना है। वो काम योग के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो योग तो मुझे ऐसे लगता है कि हर फीमेल को 30 मिनट का योग तो करना ही चाहिए। मैम अपनी तो नहीं, खैर गर्ल्स अभी भी नहीं करते हैं, बट जब लेडीज होते हैं जाते हैं या बच्चे रहते हैं, उसके पहले भी जब शादी हो जाती है उसके बाद तो बिल्कुल ही भूल जाओ, उनको घर का काम पहले दिखता है और फिर योग बहुत सेकंड थर्ड या लास्ट प्रायोरिटी हो जाती है। तो ये बच्चे हमें अपनी माओ को कैसे बोले कि योग करो, या एक घर का पूरा एक एनवायरनमेंट योग में होना चाहिए? जब ये खुद बैठेंगी, जब ये खुद मोटिवेट करेंगी, तो खुद एक दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे, फिर उन्हें लगेगा ना कि यार मैं भी थोड़ा, कुछ नहीं करना, प्राणायाम करेंगे, कुछ नहीं करना, थोड़ी सी, चलो सब लोग बैठ के चक्की चलाएंगे, चक्की चलाना आसान हो गया,
चलो सब बैठ के स्ट्रेचिंग करेंगे, चलो कुछ नहीं करेंगे बटरफ्लाई करेंगे, मस्ती, परिवार साथ में बैठेगा, इंजॉय भी करेगा, बातें भी करेगा और योग भी करेगा। तो ये थोड़ा सा कल्चर जब हम जागे तब सवेरा है। आज पता चला ना, आज करेंगे। योगा रात में कर सकते हैं। योग जहां तक सुबह करना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छा रहता है, पॉल्यूशन नहीं रहता है, ये सारी चीजें। और फिर भी अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि भाई मैं नहीं, मेरे पास समय, कोई बात नहीं, जब आपका पेट खाली है ना, 3-4 घंटे से आपने कुछ नहीं खाया, तब आप कर लो। उससे 100% मिलेगा, इससे 70% तो मिलेगा ना आपको। ये कर सकते हैं। Any questions? राकेंद्र, हेलो। Are there any questions? हेलो, हाँ, हेलो, थोड़ा कॉल पे बता। नेटवर्क इशू है। थोड़ा 40 मिनट। हम तो मैम ये हमारी एक एम्प्लॉई है पंजाब से, इसका भी मिसकैरेज हुआ है। रकिंदर, क्वेश्चंस हैं? कंसीव करना चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ बाद। 3 मंथ आपको आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करना है, सारी चीजें अपनी जो मैंने अभी बताई थी वो सब फॉलो करनी है, और 3 मंथ के बाद फिर आप उसको कंसेप्शन के लिए जब वो रेडी हो जाए तब आप ट्राई करें। बट रकिंदर, मेक श्योर कि पीरियड्स बहुत अच्छे आ रहे हो और सब निकल चुका हो, आपका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि सब निकल चुका हो। और उससे पहले आप जैसे कि हमारे पास सोनोग्राफी, ये सारी चीजें वो आप वो भी फॉलो देख सकते हो, क्योंकि मिसकैरेज में कभी क्या होता है कि एक आध पार्ट अगर रह गया है तो वो एंडोमेट्रियम थिकनेस कर देता है, बहुत सारी चीजें रहती है, तो आप एक सोनोग्राफी भी प्लान कर सकते हो कि मेरी सारी चीजें। हाँ नहीं, वो आपको करनी चाहिए, है ना। हाँ तो पहले HB अपना नॉर्मल करो, जब HB नॉर्मल रहेगा तभी तो बेबी को ब्लड सप्लाई अच्छी मिलेगी, तो आप उस पर काम करो, आपके HB को बढ़ाने की कोशिश करो, अपने यूट्रल लाइनिंग को हेल्दी रखने, कॉज ढूंढो, सबसे पहले कॉज ढूंढो कि मिसकैरेज हुआ क्यों था, आपके डॉक्टर से डिस्कस करो कि किस वजह से मिसकैरेज हुआ। एक महीने में हो गया था, 1-1.5 महीने, उनको खुद को ही नहीं समझ आया। हाँ तो आप पहले एक बार उनसे डिस्कस करो कि अभी और क्या कर सकते हैं, मुझे कंसेप्शन करना है तो, और उसके अगर कुछ नहीं समझ में आए तो फिर आप मैम जैसे मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं थी एज पर एलोपैथी में जो टेस्ट कराए थे, बट आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मुझे 8 महीने कुछ मेडिसिन दी थी ताकि मेरा यूट्रस स्ट्रॉन्ग हो, फिर से ना हो। तो क्या ये ऐसा कुछ ले सकते हो। पहले तो उसमें कॉज ढूंढना पड़ेगा कि जरूर उसकी साइकिल नॉर्मल थी, कि एग क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कि किस वजह से हुआ। एग क्वालिटी जैसे PCOD के पेशेंट्स में अगर वो कंसीव हो भी जाते हैं तो उनकी एग क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो उसकी वजह से उनके मिसकैरेजेस ज्यादा होते हैं। और अगर जैसे मैंने बताया कि एसिडिक बॉडी है, जैसे जो मैंने बताई ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, तो एसिडिक बॉडी है तो भी उसमें रिकरेंट एबॉर्शन होते हैं। कॉजेज क्या है, किस पे हमें काम करना है, वो उस पे काम करना पड़ेगा, तो उसमें आपके आयुर्वेदा बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। लेकिन आप प्लान करने से पहले आयुर्वेदा ले सकते हो,
जस्ट टू मेक श्योर कि आपका यूट्रस हेल्दी हो, जो भी टेस्ट है वो पॉजिटिव आए और आप फिर से विथ श्योरिटी कंसीव कर सको कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। वो टफ टाइम है। मेंटली भी बहुत एक्चुअली स्ट्रेसफुल हो जाता है, इसको पेन बहुत था मैम उसमें बहुत ज़्यादा आफ्टर पेनफुल है। अभी भी वो थोड़ी वीक रहती है, उनको जैसे सेटिंग एकदम से प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है बीच नहीं बीच तो में। अभी उसकी बॉडी को टाइम लगेगा, रिकवरी में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद सारी चीजें नॉर्मलाइज करके ही आप फिर से ट्राई करो। तो अभी उनको क्या क्या करना चाहिए? उनको एक बार मेरे पास रिपोर्ट। अच्छा, रकेला यू सेंड द रिपोर्ट्स टू मैम और वो देखेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय। एनी क्वेश्चंस? नो मैम। Okay, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा सेशन रहा। बढ़िया समझा।